सो हेलो गाइस, अनअकैडमी लाया है आप सभी के लिए प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 के लिए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल है ये। 5 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है। 400 से प्लस में लाइव क्लासेस मिलेंगी, वो भी फ्री। ओके, सो अनअकैडमी का यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 जैसे कि आप सभी को पता है चल रहा है। ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज इसमें है, ठीक है। पेपर 1 जीएस का सारा पोर्शन कवर कराया जाएगा। विन अ चांस टू मीट टॉप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के टॉपर से आप मिलने का चांस जीत सकते हैं। टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से पढ़ने का चांस आपको मिलेगा। सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप मिलेगी आपको अनअकैडमी की। तो ये डेट्स आप नोट कर लीजिए, ये डेट्स हैं, अभी एनरोल कीजिए। ओके, चलिए आगे जानते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सिर्फ 32 दिन बचे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में। नाउ कंप्लीट कीजिए अपनी प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज 2020 विद अनअकैडमी। कैसे? एक सब्सक्रिप्शन पे आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने घर पे आराम से अपने कंफर्ट में आप इसको पढ़ सकते हो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ओके, सो दे आर फ्यू मोर थिंग्स एज वेल। मेंटोरशिप और गाइडेंस आपको मिलेगी। ओके, लाइव टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। ओके, देन उसके बाद एक्सॉस्टिव कवरेज होगी आपके सिलेबस की। रेगुलर डाउट चेकिंग सेशंस होंगे आपके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी, और स्टडी मटेरियल और पीडीएफ भी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, सो वन स्टॉप सोल्यूशन बन चुका है अनअकैडमी आपकी कंप्लीट सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी की सारी फीचर्स आपको मिलेंगे। स्ट्रक्चर्ड बैचेस, बैचेस इन हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, लेट नाइट बैचेस भी होंगे, वो भी 2 साल तक के लिए। सॉरी, लेट नाइट बैचेस अलग होंगे और 2 साल तक के बैचेस भी इसमें अवेलेबल हैं। 100% आपका सिलेबस कवरेज होगा। वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स यहाँ पर मौजूद है, जो सिविल्स के ऑप्शनल्स होते हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, एसे और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस, सेक्शनल क्विजेस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ये सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। ओके, सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच, जो कोर्सेज के बैच हैं वो कुछ इस प्रकार है। 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। सो पहला बैच है आपका प्योर जीएस का बैच। ये बाइलिंगुअल बैच होगा। इसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, ये सारी तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरा बैच होगा आपका हिंदी के लिए, जो हिंदी वाले हैं। अब हिंदी वालों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक टाइम था जब हिंदी वालों के लिए कुछ नहीं हुआ करता था, उतना ज़्यादा मटेरियल नहीं था, बट अब सब कुछ आपके पास ऑन जस्ट 1 क्लिक आपके डोर स्टेप पे मौजूद है। ओके, सिमिलरली ये वाला जो बैच है ये अगेन इंग्लिश का जीएस का बैच है, ठीक है। ये हिंदी का, ये इंग्लिश का, और ये बाइलिंगुअल बैच है। ओके, सो सब्सक्राइब कीजिए अभी। 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाइए, और कोड अप्लाई आपको करना है सिंपल YT। सिंपल YT आपको कोड अप्लाई करना है, आपको 10% का अभी डिस्काउंट मिलेगा। सो T20 डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, वो भी फ्री। डेली 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट में 40 मार्क्स के होंगे, जिसके बाद आपको टेस्ट का एनालिसिस भी दिया जाएगा। आपका टेस्ट का एनालिसिस भी होगा। उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा। इस तरीके से आपकी ये टेस्ट सीरीज चलेगी। सो गाइस, बिल्कुल देर मत कीजिए, अभी ज्वाइन कीजिए यूट्यूब को, अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल को। उसके बाद ये दूसरा करंट अफेयर्स के लिए यूट्यूब चैनल है। देन अनअकैडमी का हिंदी चैनल है लक्ष्य करके। उसके बाद अनअकैडमी का एक्सपीडिशन फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, ये एक और चैनल है। देन टेलीग्राम पे आपको सारी अपडेट्स और सारे फ्री मटेरियल्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, पीडीएफ वगैरह। उसके अलावा फेसबुक पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस, दिस इज विकास। आई वेलकम यू ऑल टू सिंपल कॉन्सेप्ट्स। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, इंडियन कैन बैन मोर चाइनीज एप्स। ओके, सो ये हमारा टॉपिक है। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी, मेरे बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। देन इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेरी, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। आई एम ऑन दीज 2 प्लेटफॉर्म्स विद दीज 2 हैंडल्स। नाउ एक बहुत ही ज़बरदस्त मैप है यहाँ पर, एक अच्छा सा आपको समझाने के लिए एक डेटा है। सो मेरा डाटा कहाँ जा रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि किस तरीके से मेरा डाटा ट्रैवल करता है, या किसी का भी डाटा ट्रैवल करता है। सो ईटी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे डेटा का लोकलाइजेशन वर्क करता है ऑन ग्राउंड। नाउ
मान लो आपने कोई स्मार्टफोन बाय किया अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके किसी ई कॉमर्स पोर्टल पर, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। नाउ ये जो पोर्टल होगा ये पास करेगा क्या, क्रेडिट कार्ड को किसी कंपनी में, ठीक है, जहां पर भी आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उस पर। सो जो कार्ड कंपनी है वो वेरीफाई करेगी कि किस बैंक से ये कार्ड इशूड है, जैसे कि ICICI, SBI या सिटी बैंक या जो भी बैंक आप यूज कर रहे हो। देन वो वेरीफाइड ट्रांजेक्शन जो है जैसी वो कंप्लीट हो जाएगी उसके अंदर आपका डेटा स्टोर हो जाएगा ऑन अ क्लाउड नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट पे आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ ये जितनी भी चीजें होती हैं ये प्रेजेंटली मोस्टली अभी यूएस में ये सारा का सारा डेटा, जो भी सेंटर्स हैं डेटा को कलेक्शन करने के, क्लाउड सर्विसेज, यूएस सबसे बड़ा हब है इसमें देने में ऐसी क्लाउड सर्विसेज। तो ये सारा का सारा डेटा इनडायरेक्टली आपका यूएस में जाके स्टोर हो रहा है। नाउ लेट सपोज अगर आप यही काम किसी रुपे कार्ड को यूज करके करते हो तो होगा क्या, ये जो डेटा आपका पास होगा ये लोकल एंटिटीज के थ्रू पास होगा और ऑथेंटिकेट ट्रांजैक्शन होगी। तो इसीलिए डेटा का भी जो आपका स्टोरेज होगा या उसका जो भी कलेक्शन होगा वो सारा लोकल क्लाउड नेटवर्क्स पे जाएगा, रेदर देन गोइंग ऑन टू यूएस या फिर यूएस बेस्ड या फिर किसी विदेशी या एक्सटर्नल क्लाउड नेटवर्क्स पे। ओके, सो ये लोकल, रुपए आपका इंडियन है ना, सो इसीलिए अगर आप रुपे कार्ड का यूज करते हो पे करने के लिए, सो आपका जो डेटा है वो एक तरह से स्टोर रहता है कहाँ पर, लोकल क्लाउड नेटवर्क्स पे। नाउ व्हाट हैपन्स अगर आप विदेश में ट्रैवल करते हो तब क्या होता है। सो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। मान लो आप विदेश में ट्रैवल किया आपने और आपने क्या किया, कुछ खरीदा वहां से अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करके, जो कि ऑब्वियसली इंडियन है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड आपका इंडियन है। नाउ आपने वहां पे किसी कंपनी या फिर किसी शोरूम से कुछ भी खरीदा, शूज खरीदे या कुछ भी, यहाँ पर शूज का एग्जाम्पल है। सो अब होगा क्या, आपने जो शूज खरीदे उसमें आपने कुछ स्वाइप मशीन का इस्तेमाल किया होगा पैसे को ट्रांजैक्शन कराने के लिए। वो जो स्वाइप मशीन थी इस केस में वो थी वेल्स फार्गो की, ठीक है। सो जो वेल्स फार्गो की स्वाइप मशीन है ये वहीं के बैंक द्वारा इशू की जाती है। अब जो कार्ड इशूअर है, यानी कि जो आपका कार्ड इशूअर है यानी कि इंडिया वाला, सो वो क्या करेगा, वो बेसिकली अपने इंडिया से यहाँ पे पे कर रहा है ना, आपके बैंक से वो विदेश में वेल्स फार्गो को पे कर रहा है, ठीक है। नाउ ये जो कार्ड का नंबर है ये कहाँ जाएगा, ये वेल्स फार्गो पे जाएगा, आपका कार्ड की डिटेल सारी वहां जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपका सारा कार्ड इशूअर को सेंड हो गए, वीजा या फिर जो भी MX वगैरह आप यूज कर रहे हो। देन उसके बाद ये आपका कार्ड जो है वो आइडेंटिफाई करेगा और आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन होगी, जो भी आपका मान लो मुंबई में या दिल्ली में कहीं पर भी। सो ये जो ट्रांजैक्शन होने के बाद होगा क्या, जो भी आपकी डिटेल्स होंगी वो सारी की सारी एट लास्ट कहाँ चली जाएंगी, आपके यूएस वाले फॉर्म पे या यूएस में जहां पर भी आप ये इशू कर रहे हो उस कार्ड के पास, बेसिकली उस स्वाइप मशीन के पास या फिर वेल्स फार्गो के पास ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स चली जाएंगी, विदाउट कि भाई आप इसका क्लाउड नेटवर्क कहीं भी स्टोर हो, बट वो सारी डिटेल अब यहाँ पर आ गई हैं। तो इस तरीके से भी चीज़ें आपका मतलब डेटा ट्रैवल करता है। तो आपके मैंने डेटा ट्रैवल करने के यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके बता दिए। फर्स्ट थिंग इज आपका डेटा जो है वो क्लाउड नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करता है, एक्सटर्नल क्लाउड नेटवर्क। सेकंड थिंग वाज कि भाई आपका इंटरनल या फिर लोकल क्लाउड नेटवर्क्स के थ्रू डेटा ट्रैवल कर रहा है। एंड थर्ड थिंग वाज कि किस तरीके से आपका जो मनी के थ्रू या फिर आपका बैंक के थ्रू सीधा का सीधा डेटा वहां पे पहुंच रहा है, ठीक है, इसमें कोई क्लाउड इन्वॉल्व नहीं हो रहा। नाउ कॉन्टेक्स्ट क्या है जो अभी हम देख रहे थे कि बैनिंग मोर चाइनीज एप्स का कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो आपको पता होगा रिसेंटली गवर्नमेंट ने 118 चाइनीज एप्लीकेशंस को बैन किया था, ठीक है। उसमें पबजी बहुत फेमस था, वीचैट वर्क, बाइडू काफी फेमस है, कैम कार्ड, ये सारी की सारी जो थी राइज ऑफ किंगडम्स, ये सब की सब हमने क्या किया था, उसको बैन किया था। क्यों? क्योंकि इन कारणों की वजह से, प्री जुडिशियल टू सोवरेनिटी, यानी कि हमारी सोवरेनिटी को इस दिक्कत दे रहा था, ये इंटीग्रिटी को दिक्कत दे रहा था, भारत की डिफेंस ऑफ इंडिया पे थ्रेट आ रहा था, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट और पब्लिक ऑर्डर को भी इससे खतरा पहुंच सकता था या पहुंच रहा था। तो इसकी वजह से हमने इसको बैन कर दिया 118 चाइनीज एप्स को। नाउ सी दिस इज इन एडिशन टू द बैन ऑन 59 चाइनीज एप्स। आपको पता होगा कि इससे पहले भी हमने 59 चाइनीज एप्स को बैन किया था, जिसमें कि टिकटॉक, शेयरिट, बहुत सारे फेमस एप्स जो थे वो इंक्लूडेड हैं। नाउ इसके होने के बाद, बैन होने के बाद अब क्या चीजें होती हैं वो देखते हैं। अब द ब्लॉकिंग ऑफ 100 मोर चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन सजेस्ट दैट द इंडियन गवर्नमेंट, यानी कि ये क्या सजेस्ट करता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कि अपना जो वांट्स टू मेक इट एम्प्लॉय क्लियर, यानी कि बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर कर देना चाहती है कि वो बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रही या बिल्कुल भी वो पीछे नहीं हटेगी अपनी पोजीशन को लेवरेज करने में एज अ मैसिव मार्केट फॉर टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी का हब
या फिर मार्केट वो है और रहेगा और उसको बनाने और ज़्यादा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, एटलीस्ट मार्केट को बढ़ाने की कोशिश करेगी। हब में तो अभी और भी बहुत टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट मार्केट में वो बिल्कुल उसकी लेवरेज ले रहा है। इंडिया कह रहा है कि हम हैं बहुत अच्छी मार्केट, तो आप हम हमारे साथ इन डीलिंग विद पोटेंशियली डेंजरस जियोपॉलिटिकल इश्यूज। तो हम क्या करते हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज से हम टेंशन नहीं लेंगे, चाहे कितना ही डेंजरस हो, हम फिर भी मैसिव मार्केट है फॉर टेक्नोलॉजी। सो हम क्या कहते हैं ब्लॉक इसीलिए कर रहे हैं। ये सारे रीजंस थे। नाउ सिंस जून, जब बॉर्डर टेंशन स्टार्ट हुए थे इंडिया और चाइना के बीच में, जब वो बहुत ज़्यादा बेकार हो गए थे, अगली हो गए थे, द गवर्नमेंट हैज स्टिल नाउ स्टेप्ड इन थ्राइस, यानी कि 3 बार वो चाइनीज ऐप्स को एक ही गो में डिलीट करने पे या फिर बैन करने पे काम कर चुकी है। यानी कि 3 बार वो आ चुकी है कि बैन किया जाएगा चाइनीज ऐप्स को, और वो बैन भी कर चुकी है। ओके गाइज, नाउ व्हाई वर द चाइनीज ऐप्स बैंड? तो चाइनीज ऐप्स बैंड क्यों हुए थे एक्चुअली? आपको मोटा मोटा चीज़ें पता होंगी, बट हम एक्चुअल में देखते हैं कि इसके पीछे हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हमारे लॉज में क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ की थी। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं इसको हमेशा माइटी कहता हूँ, इट इज़ सो माइटी। ये आप अगर काम करने पे आया तो ये बहुत ज़बरदस्त काम कर सकता है। सो इट इज़ कॉल्ड एज माइटी। सो भाई ये जो माइटी मिनिस्ट्री थी, इसने असर्ट किया था दैट इट हैड रिसीव्ड मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सेवरल रिपोर्ट्स अबाउट, ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई मिसयूज हुआ है काफी लोगों का मोबाइल ऐप्स का। ठीक है, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड एंड iOS प्लेटफॉर्म फॉर स्टीलिंग एंड surreptitiously transmitting users data in an unauthorized manner to servers which have locations outside India। यानी कि उन सर्वर्स पे आपका डेटा जा रहा है, surreptitiously जा रहा है, और कैसे जा रहा है, स्टील हो रहा है, बेसिकली चुरा के वहां पे पहुंचाया जा रहा है उन सर्वर्स पे जो कि इंडिया से बाहर के हैं, और मोस्टली कहाँ के, बेसिकली चाइनीज। ओके, सो ये काफी सारी कंप्लेंट्स माइटी को आई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया, एंड मिनिस्ट्री सेड इट हैड डिसाइडेड टू ब्लॉक द एप्स टू सेफगार्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। नाउ तो भाई इन्होंने किन पावर्स का यूज किया? पावर्स का यूज किया अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 69 जो सेक्शन है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया, जिसमें ये बात प्रेवलेंट है भाई। बेसिकली प्रोविजंस क्या थे उस एक्ट के? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली ब्रैकेट प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। सो इस प्रोविजन का उन्होंने इस्तेमाल करके इन सारे ऐप्स को डिलीट किया या बैन किया। आगे इसमें हम देखेंगे तो द गवर्नमेंट ऑल्सो सेड दैट सेवरल सिटीजन्स एंड रिपोर्टेडली रेज्ड कंसर्न्स इन रिप्रेजेंटेशंस टू द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन, जिसको हम कहते हैं, रिगार्डिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा एंड लॉस ऑफ प्राइवेसी इन यूजिंग दीज एप्स। तो जितने भी एप्स थे इसके खिलाफ काफ़ी सारे इंडियंस ने कंसर्न्स भी रेज किए थे कि ये हमारा डेटा का ब्रीच कर रहा है, हनन कर रहा है, और लॉस ऑफ प्राइवेसी भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। इन एडिशन मिनिस्ट्री ने ये भी कहा कि उसने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन ये भी रिसीव की थी कि भाई एग्जॉस्टिव रिकमेंडेशंस आ रही थी, ठीक है, फ्रॉम द होम मिनिस्ट्रीज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। उनका सीधा सीधा यही कहना था कि भाई क्राइम बढ़ रहा है ड्यू टू यूजिंग दीज एप्स, साइबर क्राइम्स बेसिकली इसके थ्रू। सो ये भी उन्होंने इस पे भी इम्प्लीमेंट किया। इम्पैक्ट क्या है चाइनीज एप्स बैन का? तो बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे कि आप देख ही रहे हो, पढ़ ही रहा है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय पॉल्सन इंस्टीट्यूट्स मार्को पोलो थिंक टैंक, एक थिंक टैंक है, इसने ये बताया कि 6 आउट ऑफ 10 मोस्ट डाउनलोडेड एप्स इन इंडिया वो किस ओरिजिन के थे? चाइनीज ओरिजिन के थे, और बाकी के 4 यूएस कंपनीज के थे। इंडिया हैज बीन द बिगेस्ट अनटैप्ड मार्केट फॉर सम ऑफ चाइनाज क्विकेस्ट सोशल मीडिया कंपनीज। तो सोशल मीडिया कंपनी जो थी वहां की, चाइना की, उसके लिए अनटैप्ड मार्केट था, सबसे बड़ा अनटैप्ड मार्केट, ठीक है, इंडिया, which had been signing up hundreds of millions of consumers in the world's second most populous nation। तो hundreds of millions of consumers थे किनके? चाइना के, इंडिया में। looking to capture users who are not hooked onto US apps। तो ऐसे बहुत सारे भी थे जो कि जिन्होंने यूएस के किसी ऐप को यूज नहीं किया था, तो उनको भी कैप्चर करने की कोशिश, सच एज फेसबुक एंड ट्विटर। ओके गाइस, नाउ चाइना का रिस्पॉन्स क्या था बैन का? तो भाई चाइना का सीधा सीधा यही कहना था कि भाई ये ना वायलेशन है किसका? WTO के रूल्स का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का। सो चाइनीज गवर्नमेंट का ये कहना था कि जो इंडियाज मेजर सेलेक्टिवली एंड डिस्क्रिमिनेटरीली एम्स एट सर्टेन चाइनीज
एप्स ऑन एम्बिगुअस एंड फार फेस्ट ग्राउंड्स। तो भाई चाइना क्या कहती है कि भाई इंडिया का जो ये स्टेप है ना मेजर है वो सेलेक्टिव है काफी, और ये डिस्क्रिमिनेटरीली किया गया है, यानी कि ये डिस्क्रिमिनेटिव काम है उनका, भेदभाव कर रही है वो कुछ चाइनीज ऐप्स के साथ। और एम्बिगुअस यानी कि उसका कुछ पता नहीं है, जो उनका रीजन है वो एम्बिगुअस है, ठीक है, उसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस रीजंस के तहत और फार फेस्ट ग्राउंड्स पे, यानी कि बहुत ज्यादा खींच दी है छोटी छोटी चीजों को, उस पे उन्होंने रन्स अगेंस्ट फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर रिक्वायरमेंट्स, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया है और अब्यूज किया है किसको, नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शंस को, यानी कि इसका गलत फायदा उठाया है कि भाई नेशनल सिक्योरिटी के बारे में आपके पास एक्सेप्शन होता है ना, आप किसी भी चीज को आप ओवर शेडो कर सकते हो, तो वो उन्होंने किया है, इसका अपने नेशनल सिक्योरिटी एक्सेप्शंस का अब्यूज किया है, गलत फायदा उठाया, एंड इट इज सस्पेक्टेड ऑफ वायलेटिंग द WTO रूल्स। तो WTO क्या कहता है कि भाई जो ट्रेड है इंटर कंट्रीज, अगर वो ट्रेड एज लॉन्ग एज नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं पहुंचा रहा है ऑन रियल इश्यूज और ग्राउंड्स, तो आप इस तरीके से ट्रेड को बाधित नहीं कर सकते हो, आप किसी भी साथ भी वो नहीं कर सकते हो, वरना आपको WTO से दुश्मनी उठानी पड़ेगी और आपको लोन्स लेने में वहां से दिक्कत आ सकती है। सो ऐसा कहना था किसका, चाइना का, कि वो WTO के रूल्स का उल्लंघन कर रहा है। द चाइनीज गवर्नमेंट्स कमेंट्स इंडिकेट दैट इट कुड फाइल अ फॉर्मल कंप्लेंट एट द WTO। तो चाइनीज गवर्नमेंट का जो कमेंट था वो ये सीधा सीधा बता रहा है कि वो भाई फॉर्मल कंप्लेंट डालने वाला है WTO पे। नाउ इंडिया को क्या करना चाहिए टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन चाइना? The ban on Chinese mobile apps may be construed as low-hanging fruit and a relatively soft target। काफी इजीली ये काम कर दिया, बिल्कुल ही लटकता हुआ फ्रूट था, इजीली उसको तोड़ दिया, ठीक है, जो बैन किया हमने, बैन तो इजीली हम कर सकते थे, बट मेन चीज पता है क्या है, एट द सेम टाइम अ डिसीजन दैट मेक्स द पॉइंट विदाउट लीडिंग टू अ रेवेन्यू लॉस फॉर इंडिया और हर्टिंग इट इकोनॉमिकली। तो हमें इकोनॉमिकली हर्ट ना हो इस डिसीजन से और रेवेन्यू लॉस ना हो, ऐसा हमें चीज करनी चाहिए या करनी चाहिए थी। नेवरदलेस टेंशंस जो बॉर्डर पे चल रहे हैं एज वेल एज जो कोविड-19 पेंडेमिक है, इसने इग्नाइट कर दिया है, इसने बेसिकली चिंगारी प्रदान की है किसको, अ मच नीडेड डिबेट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज ऑन चाइना। तो इंडिया की इकोनॉमिक डिपेंडेंसी चाइना पे कितनी है ये इसने बता दिया है कोविड-19 की पेंडेमिक ने और टेंशंस ऑन द बॉर्डर ने। दिस इज एन एसिमेट्री इन पावर, ये एक एसिमेट्री है पावर की, यानी कि अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि पावर में किस तरीके से एसिमेट्रिकल पार्ट्स हैं, यानी कि कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। अब विजिबल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, बिल्कुल इकोनॉमिक डिस्पैरिटी साफ साफ दिख रही है कि भाई हम चाइना से कितने पीछे और हम अपनी कंट्री में कितना सारा लॉस झेल रहे हैं। द चाइनीज इकोनॉमी इज रफली 5 times लार्जर देन इंडियाज, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इट इज सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड राइट नाउ। नाउ वाइल इंडिया अकाउंट्स फॉर ओनली 3% ऑफ चाइनाज एक्सपोर्ट्स, यानी कि चाइना तो सिर्फ अपना 3% एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, और ठीक है चाइना का अगर हम हांगकांग को एक्सक्लूड कर दें, अकाउंट्स फॉर 14% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट्स एंड 5% ऑफ एक्सपोर्ट्स। सो भाई यहाँ पर ये कहना है कि भाई इंडिया का जो इंपोर्ट है वो 14% होता है फ्रॉम चाइना, ओके, और 5% एक्सपोर्ट होता है टू चाइना इंडिया का। आप देख सकते हो भी इंडिया रिमेन्स रिलायंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स इन सेवरल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स एंड API, हमने पहले भी बात की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स टू द टेलीकॉम सेक्टर। सेमीकंडक्टर हो गया, API हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, हर जगह इंडिया की डिपेंडेंसी क्लियर कट अभी भी बनी हुई है ऑन चाइना। चाइनीज वेंडर्स जो हैं आर इन्वॉल्व नॉट ओनली इन इंडियाज 4G नेटवर्क, 4G नेटवर्क में ही नहीं बल्कि ऑनगोइंग 5G ट्रायल्स में भी वो इंडिया को असिस्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो डेटा फायरवॉल की यहाँ पर बात की जा रही है, ऑन नीड फॉर अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ। द रिपोर्ट बाय ए जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म दैट मेडिकल डिटेल्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस पेशेंट्स वर लीक्ड हुई हैं एंड आर फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज वरिंग, बहुत ज्यादा वरिंग चिंता का विषय है, क्योंकि इंडिया पे इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है ये सारा का सारा डेटा। ये इन्फॉर्मेशन किसने दी है, जर्मन साइबर सिक्योरिटी फर्म ने। माइटी जो है उसने 2017 में एक 10 मेंबर की कमेटी गठन की थी जिसके ऑफ एक्सपर्ट्स हेडेड बाय फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उसके हेड जस्टिस BN श्रीकृष्ण, आपको पता होगा डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे, ठीक है, टू स्टडी वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू डेटा प्रोटेक्शन इन इंडिया एंड ऑल्सो टू ड्राफ्ट अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। द रिपोर्ट हैज साइटेड पुट्टा स्वामी जजमेंट को इन्होंने साइट किया था और हाईलाइट किया था कि भाई स्पेयर ऑफ प्राइवेसी इंक्लूड्स अ राइट टू प्रोटेक्ट वंस आइडेंटिटी। सो इसके अंदर राइट टू प्रोटेक्ट भी आता है, किसी की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने का राइट भी इसके अंदर आता है। येट
कंसिडरिंग द मैनर इन विच पब्लिक डेटा आर बीइंग स्टोर्ड, किस तरीके से पब्लिक डेटा स्टोर हो रहा है, एंड यूज्ड बाय बोथ द स्टेट एंड प्राइवेट एंटिटीज, दोनों ही इसका यूज करती हैं। स्टेट भी इलेक्शन पर्पज के लिए, चाहे वेलफेयर स्कीम्स के लिए, किसी भी चीज के लिए यूज तो करती है, प्राइवेट एंटिटीज तो करती हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इज द नीड ऑफ द, कॉम्प्रिहेंसिव माने कि भाई उसमें ये भी हो और ये भी हो, यानी कि उसमें दोनों तरह के पॉइंट्स हो, उसमें डेटा की बेसिकली वो ले भी सके गवर्नमेंट, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ, ओके, जिसमें कि उनका प्राइवेट या प्राइवेसी का हनन ना हो। द डेटा प्रोटेक्शन लॉ अ डायर नीड एट इन दिस एज इज नॉट येट देयर, ठीक है। ऑल दिस डज नॉट बोर्ड एज वेल फॉर अ कंट्री विद एस्पिरेशंस ऑफ ग्लोबल लीडरशिप ऑफ टेक। तो इंडिया चाहती है ना कि ग्लोबल लीडरशिप हो उसकी टेक में, एंड इंडस्ट्री विच थ्राइव्स ऑन ग्लोबल नेटवर्क्स एंड रूल्स। तो भाई ऐसे नेटवर्क्स और रूल्स के तहत मद्देनजर रखते हुए इस सिचुएशन में डेटा प्रोटेक्शन लॉज का होना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखते हैं कि इसमें और क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। नाउ डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी जो है वो रिमेन रहेगी टू बी मेजर चैलेंजेस एमेनेटिंग फ्रॉम द ऑनगोइंग डिजिटल रेवोल्यूशन। दस डेटा प्रोटेक्शन लॉ इज लॉन्ग ओवरड्यू, काफ़ी टाइम से ओवरड्यू पड़ा हुआ है, इसकी बहुत ज़रूरत है हमें। नाउ कंक्लूजन क्या आता है? चाइना विच फॉर ईयर्स हैज अनलीस्ड वाइड स्प्रेड सेंसरशिप ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने अपनी ही कंट्री में कितनी सारी सेंसरशिप लगा रखी है अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन पे। कैप्ट एप्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इज इंटरनेट, यानी कि उन्होंने इंटरनेट पे बाहर से जो आने वाले ऐप्स होते हैं उन पे ऑफ लगा रखा है। हैज फाउंड अ रेयर चांस टू टेक द मॉरल हाई ग्राउंड, यानी कि उन्होंने मोरालिटी के बिल्कुल नैतिकता को ताक पे रख के ये सारे काम किए हुए हैं। उसने इंडिया का भी क्रिटिसाइज किया है इस मूव को कि एक्यूजिंग इट ऑफ अब्यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि खुद तो वो एक तरफ चीज़ों को चाइना में आने से रोकता है और दूसरी तरफ इंडिया को कहता है कि आप किसी का ऐप बैन नहीं कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। द लास्ट थिंग इंडिया नीड्स इज टू बी कंपेयर्ड विथ चाइना, तो लास्ट थिंग चाहेगी इंडिया की भाई इंडिया को चाइना जैसी रिगरस कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए, जहां पर बेसिकली आप देख सकते हो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वहां पर डेमोक्रेसी तो है ही नहीं एज फार एज इट्स इंटरनेट रेगुलेशन डज। तो वहाँ की इंटरनेट रेगुलेशन भी हम सबको पता है। इट सर्टेनली नीड्स अ मोर कंसिडर्ड अप्रोच एज टेक रेगुलेशन, ठीक है, टू टेक रेगुलेशन। सो थैंक यू गाइज, कीप लर्निंग। यही था हमारा टॉपिक, कंक्लूजन आपको समझ आ गया होगा, आई होप टॉपिक भी आपको समझ आ गया होगा। तो थैंक यू गाइज, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।